तो बच्चों हम लोगों ने ग्रुप 16, 17, 18 यानी कि जो आपका पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट है उसके पहले सेशन में बात कर ली थी अप टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। हमने पहले तो सारे एलिमेंट्स देख लिए थे ग्रुप 16, 17, 18 के विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एवरीथिंग। एंड देन प्रॉपर्टीज में हमने कौन से उनकी प्रॉपर्टीज की बात की थी। चलो पहले ये डिस्कस कर ले, रिवाइज कर ले एक बार रिकैप। एक एटॉमिक आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड कम होता है, लेफ्ट टू राइट कम हो जाता है, डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। ये किया था, ओके लिखा हुआ यहाँ पे आपके लिए साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होता है, अगेन डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है। पर इसमें एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन यहाँ पे आपको लिख के दिया है गिव रीजन के फॉर्म में। खास करके अगर ग्रुप 15, 16 की बात करूं, 15 में क्या था, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। यस और नो? तो खास करके ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वो आपको पूछेगा हर एग्जाम में। यस बच्चों। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसका मैंने आपको ऑर्डर भी लिख के दिया हुआ है पहले, ठीक है। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ये लिखा था हमने। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, और उसके बाद क्लोरीन आता है। क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। यस बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आ जाते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज फ्रैंकली स्पीकिंग आपको क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाई है, ठीक है। सो यू ऑल नो, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग देख रहे थे, है ना, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, करेक्ट है, तो दोनों एनर्जीज ही ना, एंथैल्पीज ही है। ग्रुप 16 और 17 में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, EGA है, दैट बिकम्स लेस नेगेटिव। अब ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ये होती है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग होती है कुछ बच्चों के लिए। व्हेन यू से लेस नेगेटिव, व्हाट इज इट दैट यू मीन एक्चुअली, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सवाल है। When you say something is becoming less negative, yes, which means it is becoming more positive technically, है ना। और क्या बोलते हैं आप ना, अगर लेस नेगेटिव हो रहा है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यार, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही थी ना, याद कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बेसिक दिमाग लगा लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम कम हो रही थी, सही बोल रहा हूं, वो किसके बारे में थी, दैट वाज अबाउट रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है बच्चों? ऐसे सोचो, रटा मत मारो, समझो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाज अबाउट रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो टॉप टू बॉटम कम हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अबाउट एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो वो टॉप टू बॉटम क्या होगी, बोलो, बढ़ेगी। बस यहां पर कैच क्या है, वो बढ़ेगी को किस तरीके से लिखना है, वो पहले से ही नेगेटिव थी, इट विल बिकम लेस 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 नेगेटिव। क्या ये बात भेजे में चलेगी? इजी है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो क्या एक्सेप्शन, अगर हम बोले इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव हो रहा है, तो सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सही है ना। पर ऑक्सीजन की ज्यादा होती, क्यों? क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या, MCQ के लिए एक्सेप्शन, मार्क करके रखो। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, तो जेई में कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं पूछते, ऐसे क्वेश्चन पूछते कि भाई क्यों ऐसा, ठीक है। सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है ना। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एक्सेप्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एक्सेप्शंस याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो एक तरीका समझ लो जो फुल प्रूफ है, आप कभी उसमें गड़बड़ नहीं करोगे। क्या करने का, हमेशा, ये मैंने आपको पहले करवाया भी है ऐसा, कि आप पहले एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखो किसी चीज का,
एक्सपेक्टेड ऑर्डर एज पर नॉर्मल लॉजिक एंड देन ऑब्जर्व्ड ऑर्डर लिखो। समझ रहे हो बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको ऐसे कहूं, अगर मैं कहूं, समझो ऐसे, है ना, कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है? आप बोलोगे ओके फॉर ग्रुप 60 ना, फॉर ग्रुप 60, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था आपका? ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का होना चाहिए, करेक्ट ना? लेस नेगेटिव ना बच्चों, डाउन द ग्रुप, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। क्या ये बात भेजे में चली गई एकदम? अब ये इजी लग रहा होगा। अच्छा हाँ ऐसा होता है, सही, लेस नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है। पर ऑब्जर्व ऑर्डर क्या है? ये तो क्या ये एक्सेप्शन हुआ? ये पार्ट एक्सेप्शन हो गया, राइट? बाकी ठीक। ऐसे करना है, ऐसे आप एक्सेप्शंस में कभी गलत नहीं जाओगे। होता क्या है, अरे मेरी इंग्लिश को क्या हो गया, और मैंने ऑब्जर्व्ड को ऑब्जर्वर्ड लिख दिया। वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के सेकंड सीजन में आती थी ना एक, जो इंग्लिश खराब कुछ भी बोलती थी, क्या नाम था उसका, खटनाथ कहती, वैसा इंग्लिश लिख दिया रे मैंने तो, ऑब्जर्वर्ड। चलो तो याद देखना बच्चों कि आप अगर इस तरह से ऑर्डर लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्या होगा कि आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो, आपको याद रहेगा व्हेन यू राइट इट डाउन, ऐसे, है ना? सो मेक श्योर दैट जितने भी एक्सेप्शन है मैं सारे आपको मार्क कराऊंगा। जब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लेना, उसमें लिखना एक्सेप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और सारे एक्सेप्शन इस तरह से लिखना, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड। आपका क्लैरिटी के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट का काम है, लेकिन गारंटीड क्वेश्चन है, आपको भी पता है, एक्सेप्शन है तो गारंटीड क्वेश्चन आता ही है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। तो इन ग्रुप 17 अगर देखें तो फ्लोरीन जो है वो अगेन लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। इन ग्रुप 17 इसके ऊपर तो इतनी बार क्वेश्चन आया ना कि हैलोजेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? किसकी है? फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। सवाल सुनना, जरा सवाल को समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता है, ये है क्या? कि भाई जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ? इलेक्ट्रॉन अंदर आया, एनर्जी बाहर गई। समझे कि नहीं समझे? इसलिए नेगेटिव है ना, हेंस नेगेटिव। सही बात है। क्या ये भेजे में गया सबके? अब इसको मैं आपको ट्विस्ट करके पूछता हूं, इसको ट्विस्ट करके पूछता हूं, घूमना नहीं है, समझना है। इसको ट्विस्ट करके पूछता हूं। फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव, क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव, ठीक है? तो ज्यादा एनर्जी लूज किसने की थी, फ्लोरीन की क्लोरीन? मोर नेगेटिव कौन है? क्लोरीन है मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के आने से ज्यादा एनर्जी लूज किसने करी थी? समझो, क्लोरीन ने करी थी। तो अगर आपको सवाल ऐसा पूछेगा ना, विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईजीए, मतलब किसका ईजीए ज्यादा है? एक्चुअली क्लोरीन का ज्यादा है, उसने ज्यादा एनर्जी लूज की थी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना इजी नहीं है, कंफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं इसमें, क्योंकि पहली बात तो वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है और लेस नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है? प्लस उसमें एक्सेप्शंस भी डाल दिए हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्लोरीन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि ग्रुप 17 में एक्चुअली क्लोरीन की वैल्यू जो है ना, ठीक है, मैथमेटिकली हम देखें तो फ्लोरीन उसने बोला ओके लेस नेगेटिव, हाँ ठीक है भाई, फ्लोरीन की वैल्यू मैथमेटिकली ज्यादा है, बट एनर्जी ज्यादा किसने लूज करी है? क्लोरीन ने लूज करी है। क्लियर बात है? ठीक है। तो जो ऑक्सीजन सल्फर के साथ हो रहा था, क्या वही फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी हो रहा है? कुछ नया हुआ क्या? आप बताओ। पहले दो मेंबर को इंटरचेंज कर देना है ना बच्चों? सिंपल है ना, राइट? चलो तीसरा कैटेगरी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तीसरा कैटेगरी। 16 हो गया, 17 हो गया, अब 18 पे आते हैं। 18 में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अच्छा 16 बाकी सारे पी ब्लॉक में क्या हो रही थी, नेगेटिव वैल्यूज थी, अग्रीड। नेगेटिव से शुरू कर रहे थे, लेस नेगेटिव पे जा रहे थे, आप बोलोगे हाँ सर। पर ग्रुप 18 में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। कैन यू थिंक व्हाई? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है? क्या ये बात क्लियर हुई? समझो क्या बोला मैंने। जब नया इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में आता है, नोबल गैस में ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, नया इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, आपने इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, नया इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, will a new shell be created, be added for that new electron? Yes or no? Yes. When that new shell is added, it's higher energy. Obbo principle यार, higher energy होती है ना, तो आप बोलोगे हाँ, इसीलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 3 हमने अलग अलग चीजें सीखी। क्या? ग्रुप 16 में नेगेटिव वैल्यूज ही है, ओके, पीछे आते आते लेस नेगेटिव हो जाती है, एक्सेप्शन था सल्फर ऑक्सीजन। ग्रुप 17 में अगेन सेम नेगेटिव वैल्यूज ही हैं, नीचे आते आते लेस नेगेटिव हो जाती हैं, एक्सेप्शन फ्लोरीन क्लोरीन। और ग्रुप 18 में पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव से शुरुआत होती है, तो नीचे आते आते क्या होता है, मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगी, बढ़ ही रही है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो टॉप टू बॉटम और इसका जो प्रूफ है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्वियसली डिराइव किया गया था, तो वो यहां पे जरा देख लेते हैं अगेन फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखो -333 किसका था, फ्लोरीन का था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की बात कर रहा हूं बच्चों, मतलब कि फ्लोरीन पर मोल है ना, ये फ्लोरीन के एक मोल ने इलेक्ट्रॉन के आने पे 333 किलोजूल एनर्जी बाहर फेंकी। क्लैरिटी? वहीं पे क्लोरीन के एक मोल ने इलेक्ट्रॉन के आने पे 349 किलो जूल एनर्जी बाहर फेंकी, इसलिए नेगेटिव है। बाहर फेंकी मतलब लॉस्ट दी एनर्जी, तो नेगेटिव है। कौन ज्यादा नेगेटिव है? क्लोरीन, -349, मतलब कि क्लोरीन ने ज्यादा एनर्जी लूज की ना, तो उसकी शुरुआत में मतलब उसकी वैल्यू जो है, भले मैथमेटिकली देखे तो कम है ऑफ कोर्स, बट द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज मोर। क्लियर हो गया ना एकदम से? तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एकदम अपन बहुत स्लो एकदम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई इतना वैसे डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। पब्लिक बोलती है हाँ एक लाइन लो मार्क करो लिख लो ऐसे। चलो ये हो गए हमारे एटॉमिक जो है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो हो गए। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे था फटाफट। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ईजी, सिंपल एकदम। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ने ऑक्सीजन फैमिली या कि चाल्कोजेंस कहा था। इसमें जो पहला मेंबर है दैट इज ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन बोलूं कि डाई ऑक्सीजन बोलूं? O2 होता है ना, कैन आई कॉल इट डाई ऑक्सीजन? अरे हाँ के ना, डाई ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है ना, कोई कोस रहा है उसको, डाई ऑक्सीजन, मर जा, है ना, डाई ऑक्सीजन बिकॉज O2 ऑफ कोर्स। तो इसलिए नाइट्रोजन को आप N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हो, पर फ्लोरीन को डाई फ्लोरीन नहीं बोलते हो, पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक है, आपको पता चले क्यों ऐसा तो मुझे बताना। सो ऑक्सीजन इज अ गैस बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। क्या आपको एनॉमलस बिहेवियर का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था पीरियोडिक टेबल में, या इवन एस ब्लॉक में? पहले भी मैंने आपको पी ब्लॉक के फर्स्ट पार्ट में सिखाया है। किसी भी ग्रुप का, किसी भी फैमिली का पहला मेंबर एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, अजीब बिहेवियर दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाता है। बाकी सारे सॉलिड है, मैं गैस बनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस साइड, मैं गैस बनूंगा। ऑक्सीजन इज लाइक नो, everybody else is solid, I'll become gas. Okay. So वो एक anomalous behavior। और भी anomalous behavior है, आगे आएगा, ठीक है। Oxygen and sulfur are non-metals, of course. Selenium, tellurium are metalloids and polonium is a metal. Polonium is radioactive metal. Yes बच्चों, बताया था ना पिछले सेशन में भी, कहानी भी सुनाई थी। इसका हाफ लाइफ है 13.8 डेज। अभी केमिकल काइनेटिक्स आप लोग सीख चुके हो, हाफ लाइफ आप सब लोगों को अच्छे से पता है, सबको मालूम है ना हाफ लाइफ क्या होती है, कोई इसमें तो टेंशन ही नहीं है। देखो केमिकल काइनेटिक्स के बाद ये पढ़ेंगे तो अपने को हाफ लाइफ फटाफट समझ में आती है, याद रहती है। फिजिक्स में एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर भी समझेगा जल्दी, तो मेरे को आके ऐसे एक थैंक यू बोल देना, है ना। चल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली वो तो बकवास है, छोड़ दो उसको।
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी। इंपॉर्टेंट लाइन, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी स्टेटमेंट है, वो मालूम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट वाली। तो ग्रुप 16 के सारे मेंबर्स एलोट्रोपी दिखाते। अब मुद्दा ये कि एलोट्रोपी क्या होती है सर, हमको नहीं पता, हम गधे हैं। तो एलोट्रोपी क्या होती है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। क्या होती है एलोट्रोपी, यही लिख देता हूं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐड कर दो। एलोट्रोपी का फंडा क्या है बच्चों, सेम एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, समझ रहे हो, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, या फिर आप बोल सकते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप है, सबको पता है, पढ़ाया मैंने, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन। कौन से थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन। वैसे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन और ओजोन, यस। और सल्फर का है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, बहुत अलग अलग 8 टाइप होते हैं सल्फर के। ब्लैक सल्फर भी होता है, अलग अलग होते हैं वैसे तो ये जो है ना कि एक ही एलिमेंट और उसके अलग अलग फॉर्म्स, उसको कहते हैं हम लोग एलोट्रोप्स। ओके, सो हुआ ग्रुप 16 का एलोट्रोपिक फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस, ये पता चल गया। अच्छा, व्हाट अबाउट ग्रुप 17? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर गैस, सॉरी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर gases. Bromine is liquid. What color liquid is bromine? So brown, or many books say brownish red, reddish brown, whatever, or dark brown basically. Iodine कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है बच्चों। आयोडीन क्रिस्टल्स आप लोगों ने सबने देखे हैं सब्लिमेशन के एक्सपेरिमेंट्स, है ना, वायलेट। तो कलर जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू में। फ्लोरीन इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीन। इनफैक्ट द वर्ड क्लोरीन comes from the word green. Chloro means literally green, okay? Bromo, bromine, है ना? And iodine is violet in color. Halogens are colored. Halogens are obviously colored. Fluorine, chlorine water के साथ react करते हैं. Bromine, iodine जल्दी react नहीं करते. Okay? Bond dissociation, bond energy अगर मैं बात करूं, bond dissociation energy of halogen molecules, very important exception. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, मतलब उसको ऐसे स्टार मार्क से भर दो। देख लो जरा, देखो बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, यानी कि किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, देख लो किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, ClCl, और फिर ब्रोमीन, Br, और फिर फ्लोरीन, और फिर आयोडीन। मतलब अपने दिमाग में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमेशा क्या चलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, करेक्ट। फ्लोरीन एक नहीं, 2 पीछे आ गया भाई, 2 आ गया पीछे वो। इसका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का इतना वांदा है। सवाल है ऐसा क्यों? चलो देखो जरा डिटेल में समझते हैं रीजन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या बोला उसने? अच्छा, मैं उसको सिंपल भाषा में बॉन्ड एनर्जी बोल लेता हूं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको ये बोला था कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, बॉन्ड एनर्जी बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रुप 17, ठीक है बच्चों। अगेन एक्सपेक्टेड, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ इतनी सी होती है, तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी, यही सोचते हो ना नॉर्मली। हाँ, और हमने यही सीखा, मतलब बेसिक लॉजिक तो यही बोलता है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, पर हमें जो मिला वो क्यों मिला वो समझते हैं ऐसे, ना, ऑब्जर्व। फिर से बता रहा हूं, रट्टा नहीं मारना आप एक्सेप्शंस को। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना। टेक्स्ट बुक में कैसा लिखा है, ClCl, मतलब ClCl बॉन्ड, Br बॉन्ड, FF बॉन्ड, II बॉन्ड, ठीक है। ये क्यों है, ये एक्सेप्शन क्यों है? तो देखो समझो यार,
फ्लोरीन की साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, एक न्यूक्लियस है, 2 शेल है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों। तो जब ये बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? स्लाइट ओवरलैपिंग होती है कि नहीं होती है? सिग्मा बॉन्ड होगा ना, फ्लोरीन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड होगा, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। तो ये बॉन्ड बना रहे हैं दोनों एटम नजदीक आके। अब ये नजदीक आ गए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ भले ही छोटी है, लेकिन इनके छोटे साइज की वजह से हुआ ये कि कम एरिया में अभी 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे एकदम चिपक गए। सोचो धारावाहिक के एक छोटे से रूम में 10 लोग रह रहे, 18 लोग रह रहे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 लोग रह रहे छोटे से सिंगल रूम में, है ना? क्या होगा? झगड़ा होने के चांस ज्यादा होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पे क्या होगा कि रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये ऑलरेडी ये ऐसे अनस्टेबल फील कर रहा है, ये ऐसे मतलब बस वो वेट ही कर रहा है कि कोई आके थोड़ी सी फूट डाल दे, खत्म, है ना? जैसे बिग बॉस, आप लोग वैसे देखना मत जिंदगी में, प्लीज कभी बिग बॉस मत देखना कभी देखते होगे तो पता है लोग वेट कर रहे हैं झगड़ा करने के लिए, रीजन ढूंढ रहे हैं ना। एक घर में सबको रख दिया साथ में, तो ये फ्लोरीन ये यहां अंदर बिग बॉस चल रहा है, वो ऑलरेडी रिपल्शन फील कर रहा है। क्यों कर रहा है रिपल्शन फील? बताओ ना। क्योंकि स्मॉल स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये बात भेजे में गई? यस ओके। जिसके वजह से ऑलरेडी रिपल्शन की वजह से लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या? नहीं, वो तो थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाएगा ना। हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम एनर्जी में वो बॉन्ड फटक से ब्रेक हो जाएगा। क्या ये बात अब दिमाग में क्लियर हुई सबके? जबकि क्लोरीन में क्या हो रहा है? क्लोरीन के पास ना एम्प्टी सबशेल पड़ा हुआ है, क्लोरीन के पास 3D खाली है। भाई वो बोलता है अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं पे अगर धक्का मुक्की कर रहे हैं, मेरे पास है ना खाली जगह पड़ी है यार, मैं अकोमोडेट कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, उसके पास जगह है, राइट? वैसे वो 3D में ट्रांसफर नहीं करता मॉलिक्यूल में, बट जस्ट सेइंग दैट इट हैज मोर स्पेस ना, तो जगह ज्यादा है, रिपल्शन थोड़ा सा कम है, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्चुअली आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? और इसीलिए आपको ये समझेगा कि अच्छा फ्लोरीन इसलिए हाईली रिएक्टिव भी है। मैं आपको हमेशा क्या सिखाता था? हैलोजन डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या सिखाया? याद होगा सब बच्चों को। अब आपको कोरिलेट होगा, बोलेगा हाँ सर आपने ये बोला था। मैंने क्या बोला था? फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, फटाफट रिएक्ट करता है। आयोडीन तो वैसे भी एकदम, है ना, है ही, राइट? फ्लोरीन और आयोडीन का हम लोग लिखते ही नहीं थे, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा था? फिंकेलस्टाइन फॉर आयोडीन एंड स्वार्ट्स फॉर फ्लोरीन। याद है? हैलोजन एक्सचेंज कर रहे थे। हमारे इज्जत से कौन रिएक्ट कर रहे थे नॉर्मल तरीके से? क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। क्या ये बात स्ट्राइक हो गई सबको? क्या ये बात कोरिलेट हुई? यस, है ना बच्चों? ओके, याद नहीं है तो हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर भी पोस्ट कर दिया है, जाके प्लीज देख लेना। उसके नोट्स भी डाल दिए ऐप पे, उसके लेक्चर भी पोस्ट कर दिए। 7 या 8 लेक्चर कितने हुए थे अपने, पूरे डिटेल में पोस्ट किए, एक एक लाइन बाय लाइन। याद नहीं है तो एक बार प्लीज जाके देख लेना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई अब कि भाई अच्छा ऐसे हो रहा है। तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा देखो, है ना? लोन पेयर्स हैं फ्लोरीन पे बहुत सारे, दे विल रिपेल ईच अदर, ओके, दे मेक द बॉन्ड वीक, क्योंकि उनमें रिपल्शन हो रहा है, मैंने बताया ना। देयरफॉर इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया एकदम, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। चल ये हो गया हमारा क्या, बॉन्ड एनर्जी का फंडा। अब आते हैं ग्रुप 18 पे। तो ग्रुप 17 का बॉन्ड एनर्जी का फंडा हो गया। अब आते हैं ग्रुप 18 पे। नोबल गैसेस आर ऑल मोनोएटॉमिक, वी नो दिस। They are sparingly soluble in water. Again, important MCQ, direct point. Direct point for MCQ. ठीक है, जो CET वाले बच्चे हमेशा आके सवाल पूछते हैं, सर कहां से पढ़े? अरे यहां से पढ़ो, यहीं से पेपर बनेगा। हर चीज मार्क करके दे रहा हूं, ठीक है? सब कुछ रीड करना, फिर रिवीजन करते वक्त MCQ वाले जो जो पॉइंट मार्क करके लिखे ना, MCQ, उनको रिवाइज करना। जो शॉर्टकट देता हूं, ट्रिक देता हूं, टेबल देता हूं, उसको पढ़ लेना। 50 में से 49 भी नहीं, 50 पूरे आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है? लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएंगे, पढ़ना पड़ेगा। चलो, noble gases have low melting point, low boiling point. Of course, helium has the lowest boiling point of
एनी नोन सब्सटेंस, सारे नोन सब्सटेंस, सारे एलिमेंट्स में से, सारे सब्सटेंसेस में से हीलियम का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। कितना? 4.2 केल्विन। मतलब क्या ओवरऑल ये नेगेटिव में ही हुआ? डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना, क्लोज टू 260, -260 समथिंग आएगा, नहीं आएगा? यस, वो है आपका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उससे नीचे अभी तक कुछ गया नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है भाई? लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं इसके? बिकॉज इनके अंदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होते ही नहीं भाई, ऑक्टेट्स करके बैठे हैं, नहीं करना इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग ना? नो, या आई होप एवरीबडी इज मार्किंग एवरी सिंगल लाइन दैट आई एम राइटिंग। चलो, ओके, अगला है अनॉमलस बिहेवियर। स्पेलिंग चेक कर लो, अनॉमलस कौन से अन्ना है, किसके अन्ना है बड़े भाई? अनॉमलस करो यार। We should start charging the Maharashtra board ना for making all this. We should submit a report to them कि देखो भाई हमने आपके टेक्स्ट बुक की प्रूफ रीडिंग की, हमको पैसा वैसा दो जरा यार, हाँ है कि नहीं? अपन सब चलेंगे बच्चों स्टेज पे, उनसे नारियल वारियल लेंगे जरा। थैंक यू। चलो, एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, क्या मैंने ये आपको बात क्लियर बता दी है कि आपको ये याद है कि हर ग्रुप का पहला मेंबर ही एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा? तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन है? ऑक्सीजन। हैलोजन फैमिली में कौन है? फ्लोरीन। और नोबल गैसेस की फैमिली में कौन रहेगा? वैसे तो इतना नहीं होता नोबल गैसेस की फैमिली में, बट हीलियम पहला मेंबर। समझ में आ रही बात? हर फैमिली में, इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी फैमिली हैज वन रॉटन एग। हिंदी में भी कहते हैं ना, हर तालाब में एक गंदी मछली तो होती है, बस यही है। ठीक है, तो हर ग्रुप में एक है उंगलीबाज, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं करने रूल फॉलो, मैंने बच्चों को परेशान करना है, मैंने एनॉमलस बिहेवियर दिखाना है। ठीक है, ताकि उनको याद करना पड़े एक्सेप्शन और वैल्यू। देख लो भाई, हाँ, तो ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है बच्चों, ये एनॉमलस बिहेवियर जो है ना तीनों का, 16, 17, 18 जो भी है, इनका डायरेक्ट आपको ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में, प्लीज मार्क कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 2 मार्क। कौन सा? या तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन या तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या, कि नॉर्मल है? गुड, बढ़िया। तो एसएक्यू आपका बच जाता है। चलो अभी मार्क कर लेते हैं। एसएक्यू में 2 मार्क के लिए पूछेंगे, 4 पॉइंट मिनिमम लिख देना। अच्छा, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन डायटॉमिक है, अदर्स आर पॉलीएटॉमिक। सिंपल, जो लाइन में जो वर्ड्स मार्क कर रहा हूं उतने ही करना, पूरे पूरे सेंटेंस रट्टा मत मारना। ऑक्सीजन इज डायटॉमिक while others are polyatomic, जैसे P4, S8 है ना। ठीक है, देन यू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ये एक है ना बहुत बड़ा एक्सेप्शन था क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में, एमओटी। एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई जब, सबसे पहले उसने क्या क्लियर किया कि तुम ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक समझते हो, बट असल में वो क्या है? अरे बताओ ना, क्या है? पैरा है। सब लोग को ये पता है ना बच्चों कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? क्या होता है? ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। और इसके बाजू में एक चीज लिख के रखेंगे प्लीज, क्या? प्रूव्ड बाय और प्रूवन बाय। प्रूवन बाय, कोई पूछेगा ना कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये किसने प्रूव किया? तो आप लिखेंगे क्या? प्रूवन बाय MOT। क्लियर है? क्या होता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, फिजिक्स में लॉजिक है उसका मैग्नेटिक फील्ड से कि ना, अट्रैक्ट और रिपेल, बट केमिस्ट्री में उसका फंडा था, मैंने ये पढ़ा है आपको, कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं तो डायमैग्नेटिक, अगर कोई अनपेयर्ड रह जाए तो पैरामैग्नेटिक, ये लॉजिक था। बट ऑक्सीजन में सारे हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा इवन नंबर है ना 16, तो पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, ऐसा सोचते थे, गलत सोचते थे। MOT आई, मेरे को MOT बहुत फनी वर्ड लगता है। तो MOT थियरी आई और उसने बोला नहीं भाई,
अंदर एक्चुअली 2 अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक है ना। एमओटी इज व्हाट यू कॉल योर लिटिल सिस्टर, एमओटी एमओटी है ना, ऐसे वाला। मैं मेरी छोटी बहन को बहुत बोलता था ऐसे। चलो okay, so now oxidation state, next is oxidation state. Oxygen shows -2 -1 and +2 oxidation state, while others will show -2 +2 +4 +6. Oxygen cannot show higher oxidation state, ये exception है, ठीक है। you don't need to रट्टा मारो the values, forget the values। oxidation state में क्या मार्क करेंगे, oxygen cannot exhibit higher oxidation state। काय को जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन में, तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कैसा करेंगे, नहीं कर सकते, जब है ही नहीं, कमरा ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। क्लियर, ओके। तो कोई भी आपको कभी पूछे ना कि भाई फलाने एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है, आंख बंद करके बोलना एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, आंख बंद करके, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स क्या है, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड, while all others are, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड ऑफ कोर्स, while all others, सबके हाइड्राइड्स जो है वो गैसेस हैं। अच्छा, बाकी सबके हाइड्राइड्स कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे भाई, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, बरोबर है। यस बच्चों, क्योंकि ग्रुप 16 की ग्रुप वैलेंसी, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ही तो -2 है, तो ऐसे बनेंगे ना। तो H2O जो है ये लिक्विड है, ये वाला, बाकी सारे गैसेस हैं, ये फंडा है। सिंपल है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स आर gases. अच्छा, then you have common covalency for oxygen is 2, in rare cases it is 4, but for all others it can exceed 4। ये वही हुआ ना यार, ऑक्सीडेशन नंबर हायर वाला दिखेगा तो कोवैलेंसी कैन बी मोर देन 4। ये बकवास पॉइंट है, छोड़ दो, बकवास एकदम खतरनाक घटिया पॉइंट है, छोड़ देने का इसको, फिफ्थ वाले को छोड़ देना। 4 पॉइंट ऊपर के मार्क कर लिए। और कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर, अच्छा वो आपको ये पूछ सकता है एक्सप्लेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको 4 पॉइंट की एनोमलस बिहेवियर में क्या है और उसके 3 पॉइंट रीजन के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये मत करना कि सर 2 मार्क का क्वेश्चन था तो मैंने पहले 4 लिखे, ये लास्ट के 3 पॉइंट्स नहीं लिखे, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट द रीजंस आल्सो, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर बच्चों, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। क्या होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज, पहले मेंबर का साइज सबसे छोटा होता है ना बच्चों ग्रुप में, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है, क्यों, अगेन क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो नहीं होते, है ना, इसकी वजह से उसका एनोमलस बिहेवियर होता है। एक पॉइंट ऐड कर देना, उसमें हमेशा हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है। क्या होता है, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है बच्चों, कभी भी पहले मेंबर में। क्यों, क्योंकि रेडियस तो बहुत छोटा होता है और चार्ज तो पूरे ग्रुप में सब में ओवरऑल जो है, जैसे -2 -2 -2 -2, अगर चार्ज अगर मैं बोलूं तो सेम है, जिसका रेडियस छोटा उसका रेशियो बड़ा होगा ना, राइट। तो हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो की वजह से भी एनोमलस बिहेवियर देखने मिलता है। ओके बच्चों, तो अगर अलग से भी पूछ लिया, सिर्फ ये शॉर्ट नोट पूछा अगर आपको, या एक गिव रीजन पूछा, व्हाई डज ऑक्सीजन शो एनोमलस बिहेवियर, तो वो क्या बिहेवियर दिखाता है वो नहीं लिखना, ये 4 पॉइंट लिखना 2 मार्क के लिए, व्हाई इट शोज बिहेवियर, है ना, समझ में आ गई होगी बात। अभी फ्लोरीन सेम, बट फ्लोरीन में एक पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया। कौन सा पॉइंट ऐड किया, देखो, रीजंस फ्लोरीन के क्या थे, स्मॉल एटॉमिक साइज, आप बोलोगे हाँ सही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हाँ सेम, और लो बॉन्ड एंथैल्पी, लो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, लो बॉन्ड एंथैल्पी ऑलरेडी समझा दिया था आपको अभी कि क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होता है ना बच्चों। अच्छा, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर हायर देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स।
मतलब अब नॉर्मली हाई है, अनयूजुअली। देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर के चल रहे हो ना, तो आपको पता है ना ये है कि नहीं, इसमें कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है। जैसे सैल्मन भाई ने राधे की, आपको पता है घटिया पिक्चर है, मतलब फ्लॉप है, मालूम है आपको, बट फिर भी आप देख लेते हो और आप बोलते हो ओहो ये तो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा टॉक्सिक निकली, है ना। मेरे साथ हुआ था ये, 2 दिन तक खाना नहीं खाया था मैंने। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, हम फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, बट जो वैल्यू वो दिखा रहा है या उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी ये भी हम मानते हैं, हाँ होनी चाहिए, ठीक है, बट अनयूजुअली हाई, अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है, तो ये जो है ये इसका अनॉमलस बिहेवियर है। कई बच्चे ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि सर जब एक्सपेक्टेड ही था, जब हमको पता था कि भाई ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो इसमें अनॉमलस क्या हुआ, सही भी है, पर उसकी जो वैल्यूज है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज से कुछ ज्यादा ही हाई निकली, इसलिए उसको अनॉमलस में गिना गया। क्या ये बात समझ में आई आपको बच्चों? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि रीड करते वक्त आपके दिमाग में ये सवाल ना आए। चलो, और उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और हमने एक्सेप्शन भी लिख दिया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, लिखा ना हमने, राइट। ओके, आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडियस भी कम है एक्चुअली देखा जाए तो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। क्यों भाई? क्योंकि शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बोर्ड्स में भी लिखना है एनॉमलस बिहेवियर में, लेकिन ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन जो है वो केवल एक यानी कि ओनली वन ऑक्सो एसिड बनाता है, कौन सा? HOF, while other halogens form more than one ऑक्सो एसिड। अभी ऑक्सो एसिड्स क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, चिंता नहीं करो, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। एंड लास्ट इज, देखो तो ये हुआ, और लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली हमारा हाइड्राइड है ना, हैलोजन का विद हाइड्रोजन जो है वो भी पहला वैसे ही, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड व्हाइल ऑल अदर्स आर गैसेस। HCl गैस होता है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो लैब में HCl यूज किया। अरे भाई उसने तेरे को सॉल्यूशन दिया था, उस कंडेंस फॉर्म दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है वो गैस है, आपको उसका एसिड फॉर्म बना के दिया जाता है लैब में यूज करने के लिए, वो दिमाग में मत रखो, ठीक है। HF इज अ लिक्विड। अच्छा, HF के बारे में एक पॉइंट यहां पे जरा ऐड कर देंगे बच्चों MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। HF इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ना HF इज यूज्ड फॉर एचिंग, क्या? एचिंग ऑफ ग्लास। किसके लिए यूज होता है? एचिंग ऑफ ग्लास। कांच पे वो ऐसे मालूम एनग्रेविंग कराते हैं लोग, डिजाइन बनाते हैं, यू मस्ट हैव सीन, है ना, मेनी प्लेसेस ना लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर अपना नाम लिखाते हैं। लाइक मैंने अपने क्लिनिक पे किया है, कांच के ऊपर नाम लिखा होता है डॉक्टर का। तो वो एचिंग जो होती है ना वो HF यूज होता है उसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये होता है, मतलब अगेन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF इज द लिक्विड डायरेक्टली, उसका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो फॉर्म है वो यूज होता है, जो ग्लास को एच कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर जिनको एचिंग का मतलब नहीं समझता उनको बता दूं, फ्रॉस्टिंग या डिजाइन बनाना, है ना, मेकिंग डिजाइन्स ऑन ग्लास, उसको एचिंग वर्ड यूज कहते हैं हम। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये पूरी एचिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, डन। कौन लिक्विड है, कौन गैस है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कम है, जो भी सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो यार केमिकल प्रॉपर्टीज ना बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको पहले दे दूं फिर शुरू करें। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो यू हैव टू फॉलो अ सेट पैटर्न, अ सेट सिस्टमैटिक अप्रोच टू इट। यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली स्टार्ट राइटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। यू हैव टू सी फर्स्ट कि उसका
कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, उसकी वैलेंसी कैसी थी, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे थे, उससे क्या पता चलेगा बताओ? अगर मैं आपको किसी एलिमेंट की वैलेंसी बताता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूं, उससे क्या पता चलता है आपको? क्या उससे आपको यह पता चलता है कि उसकी टेंडेंसी क्या है लूज करने के, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की? एटलीस्ट वो पता चलता है, यस और नो, है ना? और अगर मुझे पता चला कि भाई लूज गेन या शेयर की टेंडेंसी है, तो पता चलेगा कि आयोनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल नेचर पता चला ना उसका, किस तरह के सॉल्ट बनाएगा, किस तरह के बॉन्ड बनाएगा। तो पहला फंडा तो केमिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए सिंपल है कि आप उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लो। और इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैं लेक्चर डाल दूंगा, देख लेना, अगर आपको बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो, या याद नहीं है तो, ठीक है? वो हुई बात। दूसरी बात कि जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस लिखना शुरू करते हैं, तो यू हैव टू गो फ्रॉम द कॉमन वंस। हैव आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट? ये मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में करा दिया था आपको, है ना? तो किसी एलिमेंट की मुझे जब केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है ना, तो मुझे उसको क्या करना है सीक्वेंस में कि भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है तो करेगा ही रिएक्शन ज्यादा करके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। फिर हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है, एसिड्स के साथ कैसा रिएक्ट करता है, और बेसिस के साथ कैसा रिएक्ट करता है। ये 5 कैटेगरीज में आपको लिखना होता है ना? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, एसिड्स, बेसिस। क्लियर है? ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि अभी पी ब्लॉक है, आगे डीएनएफ ब्लॉक आएगा, पहले एस ब्लॉक हो चुका है, पी ब्लॉक का आधा पार्ट हो चुका है। क्या सब में ये सेम रूल फॉलो करना है? यस। ब्लॉक केमिस्ट्री को ट्रीटेड एज वन टॉपिक, आप उसको 4 या 5 चैप्टर सोच के पढ़ते हो, इसलिए आप थोड़े से ओवरवेल्म हो जाते हो, डर जाते हो कि अरे यार इतना बड़ा टॉपिक है। नहीं, एक्चुअली वो देखा जाए तो एक में करोगे ना, तो आप सेम अप्रोच लगा सकते हो और जल्दी हो जाएगा। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। माई वॉइस इज क्लियर? यस, ओके। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अब आते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले समझना, जैसा मैंने कहा वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब कुछ समझ लेंगे। तो वो भी फिर ग्रुप वाइज है ना, 16, 17, 18 ऐसे करने। ओके, ग्रुप 16 ऑक्सीडेशन स्टेट किया, ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये सब पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में, रिवीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 16 का? NH2 NP4, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे हाँ सही है। इट बिकम्स E2 माइनस बाय gaining 2 electrons या E2 plus by losing 2 electrons. So obviously they will show either -2 or +2 oxidation state. Oxygen shows oxidation state of -2. अच्छा, ऑक्सीजन के आपको रेडॉक्स चैप्टर में मैंने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाए थे, कितने बच्चों को याद है? ऑक्सीजन के ऑक्साइड फॉर्म में -2, पेरोक्साइड फॉर्म में, रूल लिखवाए थे मैंने आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाए थे रेडॉक्स के। पेरोक्साइड फॉर्म में -1 और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में -12, ये भूलना नहीं, है ना? और फ्लोरीन के साथ, अच्छा फ्लोरीन उसका बाप है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, एक ही तो है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही है ना, उसके पप्पा कौन? फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन आएगा तो ऑक्सीजन को झक मार के +2 बनना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? मैं तुम लोग को हमेशा वही एग्जांपल देता था ना, रविंद्र जडेजा एंड कोहली बैटिंग हुआ ना, कल हुआ ना अपने साथ इंडिया इंग्लैंड के मैच में, शामी और बुमराह ने बैटिंग करके जीता है, ठीक है? तो रिलेटिव है भाई, कोहली 0 पे आउट हो गया, शामी ने 50 मार दी, ठीक है? तो वैसे ही रिलेटिव है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो इसलिए ऑक्सीजन, अगर OF2 की मैं बात करूं, ऑक्सीजन बन जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात भेजे में चली गई है ना? अदर एलिमेंट्स जो हैं वो +4, +2, +6 कुछ भी दिखा सकते हैं, पर एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ये बोलती है the stability of +6 higher oxidation state decreases down the group while the lower oxidation state increases down the group due to inert
pair effect. Again, is it specific to this group? No. This is valid across the P block. पूरे P block में ऊपर से नीचे आते वक्त हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर कम किया जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन प्रेफर ज्यादा किया जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. जिन बच्चों को इनर्ट पेयर इफेक्ट याद नहीं है उनके लिए ब्रीफली शॉर्ट में बता देता हूं. क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? चलो देखो, ग्रुप 14, मैं कार्बन फैमिली लिखता हूं आपके लिए, ग्रुप 14. ठीक है ना बच्चों? फिर ग्रुप 15, सिक्सटीन, 17. ठीक है, आप बोलोगे क्या? ग्रुप 14 क्या था? कार्बन फैमिली ना. कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर +4. कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन. कार्बन की क्या होती है? +4. पर लेड का क्या आपने ऑब्जर्व किया हमेशा कि लेड PbCl2 भी बना सकता था, PbCl4 भी बना सकता था, है ना बच्चों? किया ना. टिन में भी आपने देखा है स्टैनस, स्टैनिक, सबने देखा है, ये मैंने करा है आपको 2+, 4+. कहने का मतलब ये है कि इनमें से हर एक ग्रुप में, अब मैं आपको हर एक ग्रुप का भी लिख के देता हूं फटाफट, ये क्लैरिटी के साथ समझना है इनर्ट पेयर इफेक्ट. हाँ, अच्छा, कह रहा है वो ये हर एक ग्रुप में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, फ्लोरीन को छोड़ के. फ्लोरीन में सिर्फ एक ही होता है ना, -1 होता है. बट बाकी सब में मैं ऐसा बोल सकता हूँ -1 भी है, +1, +3, +7, है ना. यहाँ पे भी -1 से लेके +7, यहाँ पे भी -1 से लेके +7 तक. कार्बन में +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है. लेड में भी +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है. क्या ये समझ रहे हैं आप लोग? दो का डिफरेंस होना चाहिए ना. ऑक्सीजन में +2 होता है, सॉरी, ऑक्सीजन में -2 +2 तक हो सकता है मैक्स. बट पोलोनियम में +2 और -2 और 0 भी हो सकता है ना. या +4 और +6 तक भी जा सकता है. +4 और +6 तक भी जा सकता है. कोई भी आपका एश ले लो या इवन सल्फर ले लो, +4 +6, है ना. ऐसा ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है. +4 +6 सब लोग दिखाते हैं. स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे, ध्यान से क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सुनना. एज यू कम डाउन द ग्रुप, विच ऑक्सीडेशन स्टेट शुड यू प्रेफर, द लोअर वन और द हायर वन? स्टेटमेंट समझ में आया? पॉसिबिलिटी सब में दो की थी, एक लोअर वाले की, एक हायर वाले की. समझ में आ रहा है सबको? जैसे बिस्मथ में +3 +5 की पॉसिबिलिटी थी, एस्टेटिन में +5 +7 की पॉसिबिलिटी थी. ऐसे आपको समझ में आ गया. ठीक है ना. चलो बाकी सबको मैं यहां से हटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, ओके. और पहले वाले का एनॉमलस बिहेवियर, चलो वो भी छोड़ दो. ठीक है. कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे +2 +4, यहाँ पे +3 +5, ऐसे सब पॉसिबिलिटी थी. यहाँ पे +5 +7 पॉसिबिलिटी थी, है ना. अब क्लियर हुआ? देखो, +2 +4 +3 +5 +4 +6 +5 +7, दो के डिफरेंस पे लोअर हायर रखा है. मेरा सवाल सिंपल है, इनमें से कौन सा वाला प्रेफर करोगे एज यू कम डाउन द ग्रुप? सो यू विल प्रेफर द लोअर वन. जो ऊपर का एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेगा, जो नीचे का एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेगा. क्या ये बुद्धि में गया?
कि नहीं गया। इसका मतलब कि अगर लेड का मुझे कंपाउंड बनाना है तो मैं PbCl2 प्रेफर करूंगा। PbCl2 ज्यादा बनता है, ज्यादा प्रेफर्ड है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन सिलिकॉन का बनाना होता तो SiCl4 प्रेफर करता। क्या ये अब भेजे में गया? अब आप बोलोगे हाँ अच्छा सर समझ में आया, है कि नहीं? जैसे कि फास्फोरस जो है वो PCl5 बना सकता है, बनाता है, पढ़ा है सबने। बस जिंदगी में तुमने कभी बिस्मत का BiCl5 पढ़ा है क्या? BiCl3 पढ़ते हो, BiOH थ्राइस पढ़ते हो, 3। बिस्मत 3 वाले दिखाएगा, लेकिन फास्फोरस जो है वो 5 वाले दिखा सकता है। क्या ये बुद्धि में जा रहा है? क्या बोल रहा हूं? हाँ, ये इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 6s2, 5s2, 4s2 जो होते हैं ना बाहर के, उनको पुअर शील्डिंग मिलती है। पुअर शील्डिंग मिलती है 4f से, 3d से, 4f से, उनको पुअर शील्डिंग मिलती है। तो न्यूक्लियस उनको अच्छे से पकड़ के रखता है, क्योंकि शील्डिंग अच्छी हो नहीं पा रही है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? न्यूक्लियस पकड़ लेगा। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे? जब न्यूक्लियस उनको टाइटली होल्ड करेगा तो क्या वो बाहर जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं जा सकते। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे तो +5 स्टेट था, लेकिन यहां पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के दो s के थे ना, उनको पकड़ लेगा वो। इसलिए हर बार आप देखो डिफरेंस 2 है। क्यों? क्योंकि s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है। ये बात भेजे में गई। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। सो अच्छा, दोस 2 आर नॉट पार्टिसिपेटिंग देन। आप बोलोगे अच्छा s वाले जब बाहर नहीं जा रहे, यानी कि आयन बनाने में काम नहीं आ रहे, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप बोलोगे नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो क्या इनर्ट पेयर की तरह काम कर रहे? हाँ, इसलिए उसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ज्यादा डिटेल में घुस गए ना। ये बेसिक, ये अगेन ये बहुत बेसिक चीज है, सिखाइए पीरियोडिक टेबल में, देख लेना। मतलब वैसे तो आप लोगों को पढ़ाई है मैंने, बट रिविजन के लिए एक बार चाहिए तो देख लेना जरूर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड नहीं होता। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो ऊपर के एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड होता है, नीचे वाले एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड होता है बच्चों। ये याद रख लेना बात को। अच्छा, ऑल हैलोजेंस विल एग्जिबिट -1। यस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन एग्जिबिट अप टू +7। Why? Because they are less negative than fluorine, एक तो, and they possess empty d orbitals, therefore they can expand their octets, है ना? They can expand their octets. Again ये लाइन है oxidation states of +4 and +6। अच्छा, जनरली आप हैलोजन से ऑड नंबर एक्सपेक्ट करते हो, 1, 3, 5, 7। अग्रीड? जनरली आप हैलोजन से ऑड नंबर में एक्सपेक्ट करते हैं 1, 3, 5, 7, पर सिर्फ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन में आपको +4 और +6 देखने मिलता है बच्चों। तो ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके रखेंगे। मैं आपको ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर सिखाऊंगा डिटेल में, तो आपको समझेगा कि ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। इसी चैप्टर में करेंगे अपन, टेंशन मत लो। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी डी शेल नहीं है ना, एम्प्टी डी सब शेल नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीन में कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने की कोई पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दैट इज नोबल गैसेस। NH2 NP6 वो ठीक है, वो सब बकवास है। So yes, xenon has large atomic size and very low ionization enthalpy. Hence, xenon exhibits higher oxidation states. Hence, xenon exhibits higher oxidation states. अगर आपने कभी गलती से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी होगी, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की कवर पेज पे जेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए हुए, आप बोलोगे जेनॉन तो सर नोबल गैस है, कंपाउंड कहाँ से बना रहा है? तो जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्कूल में आपको नहीं सिखाए होंगे, बट अपन यहाँ पे करने वाले हैं। जेनॉन की साइज बड़ी होती है, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, उसको हटा दो। जेनॉन सबसे बड़ा है फिर कंपैरेटिवली स्टेबल में, यस और नो? बड़ा होने की वजह से क्या होगा? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इजीली बोलेगा हाँ लेके जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? और बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो बॉन्ड बनाएगा।
खास करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा वो भी दिमाग लगा लो, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेने वाला कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसलिए आप देखेंगे तो जेनॉन के सारे कंपाउंड्स आपको किसके साथ दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, देख लो, ऑक्सीजन या फ्लोरीन या ऑक्सीजन फ्लोरीन का कॉम्बो। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? तो ये हुए हमारे फंडे ऑफ ग्रुप 18 के क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं, बेसिक आइडिया लिया हमने। ज्यादा करके जेनॉन के ही कंपाउंड्स बनते हैं। जेनॉन के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, ठीक है, लोगों को नोबेल प्राइज वाइज मिला हुआ है जेनॉन के कंपाउंड्स बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि भाई अरे गुरु एकदम, ये तो भाई नोबेल गैस का कंपाउंड बना दिए, बताओ। हाँ ना, मेरा यूपी एक्सेंट निकल गया ना एकदम से। हाँ, तो वो ऐसे हुआ था उसके ऊपर, मतलब जब रिसर्च हुई थी तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई अरे यार, मतलब कि नोबल गैसेस के इतने कंपाउंड होते हैं, हम तो सोच रहे थे गैस रिएक्ट ही नहीं करती। इट वाज अ बिग डील एट दैट टाइम। चलो, नाउ वी हैव केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो पहला फंडा था सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया। अब एक एक करके ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, हैलोजन के साथ कैसा करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसा करेगा, वो करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन ना, क्वेश्चन प्लीज पढ़ो उसको अच्छे से बच्चों। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ग्रुप नहीं बोला उसने बोला टुवर्ड्स हैलोजन, मतलब ग्रुप 16, 17, 18 का हैलोजन के साथ रिएक्शन। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? यस, देखो अभी ग्रुप 16 का हैलोजन के साथ रिएक्शन। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट मैं तो चलो समझाते चला जा रहा हूं और मार्क करते चला जा रहा हूं, बट व्हेन यू रीड द चैप्टर, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस, हाँ, if you don't make your own chart forms or note forms, अच्छा कि भाई रिएक्शन विद हैलोजन 16 का ये, 17 का ये, 18 का ये, तो आपको याद नहीं रहने वाला है। ये चैप्टर बाकी टॉपिक से थोड़ा अलग है। सर ने सिखा दिया, हमने रीड कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बार कर लिया फिर ये चैप्टर को आपको देखने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जाम के 4 दिन पहले उठाना, रिवाइज करना, आ जाएगा। चलो ओके यहां पे हाइड्रोजन के, अच्छा पहले उन्होंने हाइड्रोजन के साथ दिया, सॉरी आई सेड हैलोजन ना गलती से, यस, हाइड्रोजन के साथ पहला किया है, तो हाइड्राइड्स बना रहे हैं, ऑफ कोर्स, यस, दे फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये, हाइड्राइड क्या यहां पे सही टर्म है? क्या यहां पे मुझे हाइड्राइड वर्ड यूज करना चाहिए? टेक्निकली मुझे हाइड्राइड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ना, पूछो क्यों? क्योंकि द वर्ड हाइड्राइड मीन्स H माइनस, आइड ना, IDE मतलब नेगेटिव। हाइड्राइड वर्ड सुन के आपके दिमाग में आता है अच्छा H माइनस होना चाहिए, लेकिन इन सब में तो H प्लस है यार। तो हाइड्राइड यहाँ पे एक्चुअली मिसनोमर है देखा जाए तो, ठीक है। वी कॉल देम हाइड्राइड्स बिकॉज इट्स देयर कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। सल्फर के साथ सल्फाइड, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। एक एक वर्ड समझा रहा हूं, आई होप दिमाग में जा रहा है। चलो ओके, तो एग्जांपल है H2O, H2S, ये सारे हमने देख लिए। H2O इज कलरलेस, ओडरलेस लिक्विड, वाइल बाकी सारे कलरलेस, बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैसेस। वाइल, अभी ये पूरे मत करो, आप सीधा ऐसे लिखो, वाइल अदर्स सारे ही कलरलेस, बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैसेस। खास करके कौन सा? स्कूल में सबने पढ़ा होगा H2S की स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग स्मेल, नहीं ये हर बच्चे को याद होता है, हर बच्चे को याद होता है रॉटन एग स्मेल। खास करके जो वेजिटेरियन, ऐसे हम लोग स्कूल में वगैरह थे ना, जब पहली बार ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया H2S, तो वो याद हो गया ऐसे रॉटन एग स्मेल। वेजिटेरियंस हैव दिस थिंग इन देयर हेड, है ना। तो H2S है ना, याद कर लेना, रॉटन एग स्मेल बच्चों। All hydrides of group 16 have sp3 hybridization and angular structure. MCQ point, very very important. ये एंट्रेंस के हिसाब से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। All hydrides of group 16 have angular structure, V shape। एंगुलर को हमने क्या बोला था? V shape, है ना।
बॉन्ड एंगल कितना, जरा समझा देता हूं जिनको याद नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनको याद नहीं होगा। हमने ये किया था sp3 sp2 और sp, ये तो मैंने रटवाया हुआ है आपको, मतलब ऑर्गेनिक में भी किया ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन में, याद है। इसमें टेट्राहेड्रल था बच्चों, क्या था इसमें, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी। इसमें क्या थी, ट्राइगोनल, प्लेनार, और इसमें थी लीनियर, याद है सबको। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स था, इसमें 120 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री था। सारी चीज़ें याद आ रही होगी अभी कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, है ना। तो देखो अभी वाटर मॉलिक्यूल हमने जब देखा, वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपको ट्रिक क्या बोली थी याद करने की, याद है सबको, एकदम सिंपल, मतलब ओवर सिंप्लीफाइड तरीका बताया था कि भाई सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3 बोल देना, डबल बॉन्ड दिखे तो sp2 बोल देना, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो sp बोल देना। बताया था ऐसा, बोला है मैंने ये। हाँ, यहां पे आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का हमको 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा, तो हम sp3 बोल देंगे। पर sp3 विद क्या है, sp3 विद 2 लोन पेयर्स है। sp3 में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे टेट्राहेड्रल, पर मिला क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर रियल में कैसी निकली, वी शेप निकली। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन हुआ, VSEPR मैंने सिखाया था, लोन पेयर का रिपल्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो ऐसा दिख रहा है आपको, वी शेप दिख रहा है, ये वी शेप, इसको हम कहते हैं एंगुलर। अच्छा, जो एंगल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स था, पर रियल में एंगल कितना है, 104.5 डिग्रीज हो जाता है, 104.5, मतलब ऑलमोस्ट 5 डिग्री कम हो गया, सही है ना। तो क्या यही सेम स्ट्रक्चर अगर ऑक्सीजन हटा के तुम सल्फर लिख देते तो सेम होता, हाँ है कि नहीं। सिर्फ बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा फर्क आ जाता, बट ओवरऑल ज्योमेट्री, शेप, एवरीथिंग और हाइब्रिडाइजेशन वुड हैव बीन द सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम होता था। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप 16 के सारे हाइड्राइड्स में ये आपको फंडा समझना है। सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एंगुलर यानी कि वी शेप्ड मॉलिक्यूल है बच्चों, और वी शेप्ड ज्योमेट्री नहीं बोलूंगा मैं, शेप बोलूंगा। ज्योमेट्री मतलब एक्सपेक्टेड होती है, शेप मतलब ऑब्जर्व्ड होता है। चलो, तो हाइड्राइड्स जो है वो इस तरह के होते हैं, इनमें स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया हमने, और ये सारे वीकली एसिडिक होते हैं। यार ऑब्वियस है ना यार, जो नॉन मेटल्स हैं उनके तो एसिडिक होंगे ही, आप बोलोगे हाँ ठीक है, पर वाटर क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रल है ना बच्चों। अगेन वाटर, बिकॉज ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है, तो वाटर का ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी कि वाटर कंप्लीटली न्यूट्रल है, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट। बट बाकी सब जो है वो कैसे हैं, वीकली एसिडिक, क्योंकि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है तो ऑब्वियसली वीकली एसिडिक, पर लेफ्ट साइड में जो मेटल्स है वो क्या बनाते हैं, बेसिक, आपको पता है। अच्छा, ये लाइन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्रेंस एग्जाम्स। व्हेन आई से अ लाइन इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस, ऑल्सो ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट एंट्रेंस में डायरेक्ट पूछी जाती है, ऐसा कह रहा हूं। ये नेक्स्ट लाइन, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। तो आपको कोई बोलेगा कि भाई H2O, H2S और H2SE में कौन ज्यादा एसिडिक, तो आप बोलेंगे ऐसा। समझ में, वो तो ये तो कोई गधा भी बता देगा यार, वाटर से ज्यादा एसिडिक तो H2S है ना, H2S एसिडिक गैस है, दुनिया को पता है यार, सही है कि नहीं है बच्चों। हाँ, अगर किसी के दिमाग में डाउट है कि सर ये एसिडिक कैसे हो सकता है, तो आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखो या वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो, सिंपल। इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या ये H2SO3 या H2SO4 बनाएगा, हाँ दिख रहा है ना आपको ऑब्वियसली। तो अब आपको क्लियर हो गया, अच्छा हाँ ये सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, हाँ सर ये एसिडिक है। क्लियर हो गई ना बात, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ओके, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि हीट करने पे
जल्दी टूटेगा, यस और नो? जब स्टेबिलिटी कम है तो जल्दी ब्रेक होगा, तो जो जल्दी ब्रेक हो रहा है, अब सवाल सुनना, जो जल्दी ब्रेक हो रहा है, इजीली ब्रेक हो रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? इजी क्वेश्चन, ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव यार, सीधी बात है, ठीक है। तो अगेन ये बन जाता है आपका एमसीक्यूज का पॉइंट, एंट्रेंस का पॉइंट, ठीक है। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O ऑल्सो possess reducing property which increases in the order, ठीक है। अगेन टॉप टू बॉटम जो है आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है ना, सल्फर से सेलेनियम से टेलुरियम तक, ठीक है। H2O में एक्सेप्शन है, वो उसमें कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं, वो आपको खाली हाइड्रोजन सप्लाई नहीं कर सकता, कंप्लीटली न्यूट्रल है एनीवे, राइट। तो अभी ये सेशन को अपन यहां पर एंड कर रहे हैं बच्चों, आगे का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।